अस्सलामुअलैकुम। ले जी, जो आज का आपका लेक्चर है वो आपके पास है जी, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स पढ़ने हैं कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ कहाँ से मिलते हैं। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक था जो आपके पास था, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो एमसीक्यूज बेस्ड टॉपिक है, उसको आपने जस्ट रीड कर लेना है। तो आज का मैं शुरू कर दूँ जी, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ऑर्गेनिक कंपाउंड के कौन से सोर्स हैं ज़रा देखिएगा। आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के तो वैसे तो बहुत ज़्यादा सोर्स है, लेकिन जो आपकी बुक में मेंशन है वो सिर्फ कितने हैं, 1 2 3, सिर्फ देयर आर 3 सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोल, कोल का मतलब कोयला। दूसरा सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है डेट इज़ पेट्रोलियम। और तीसरा सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है डेट इज़ नेचुरल गैस। ठीक होगी बात। इन तीनों को, कोल को, पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस को हम क्या नाम देते होते हैं, दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। इनको फॉसिल फ्यूल्स भी नाम देते हैं। क्यों इनको फॉसिल फ्यूल्स नाम देते हैं? क्योंकि ये जो आपके पास कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है ना, ये सारे ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। ये जो आपके पास जहाँ पे वर्ड है ना फॉसिल, फॉसिल का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जानदार को कहते हैं, और इसकी मैं सारी डिटेल बता चुका हूँ वो पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में। तो आप पहले इसको देख लें, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं। ले जी, शुरू करते हैं कोल को। कोल की सबसे पहले आपके पास आ जाती है डेफिनेशन। क्या इसकी डेफिनेशन है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब है पेचीदा। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन। ये दोनों एटम तो लाजमी हो गए, इन दोनों के कंपाउंड, इन दोनों एटम के कंपाउंड तो लाजमी हो गए। वो आपको कंडीशन पता है, वो पहले लेक्चर में मैंने बताई हुई है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि जो आपके पास कोल होता है ना, जो आपके पास कोयला है, उसके में कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। ये दोनों तो लाजमी हो गए। और किसके कंपाउंड्स होते हैं? ऑक्सीजन के कंपाउंड्स होते हैं। It also consists of small amount of nitrogen as sulfur compounds। कोयले के बीच में कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स के अलावा थोड़ी सी मिकदार नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की भी होती है, और किसके कंपाउंड्स की होती है? सल्फर के कंपाउंड्स की भी होती है। वो आपके पास क्या होता है? कोयला होता है। फिजिकल अपीयरेंस, कोयले की फिजिकल स्टेट क्या होती है? ब्लैकिश होता है। इसका जो कलर होता है वो ब्लैक कलर का होता है। कोयला जो होता है वो आपके पास ब्लैक कलर का होता है। कोयला किस तरह बनता है? आपके पास आ जाता है जी फॉर्मेशन ऑफ कोल, कि कोयला किस तरह बनता है ज़रा देखिएगा। अभी आपको पता चल जाएगा कि कोयले को, कोल को या फिर पेट्रोलियम को या फिर नेचुरल गैस को फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं। मैंने बता दिया, फॉसिल का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, जो आपके पास ऑर्गेनिज्म से, जानदार से बनते होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल किस तरह बनता है? इट वॉज फॉर्म्ड बाई डी डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, टूटना, ब्रेक डाउन होना। इट वॉज फॉर्म्ड बाई द डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड डेड प्लांट्स बर्ड अंडर द अर्थ क्रस्ट मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। हज़ारों साल पहले जो आपके पास प्लांट्स, जो आपके पास दरख्त वगैरह थे, वो गिरे, उनके ऊपर मिट्टी पड़ी, उनके ऊपर मिट्टी पड़ती गई, वो दफन होते गए, मिट्टी पड़ती गई, दफन होते गए, उनके ऊपर प्रेशर लगता गया। जैसे जैसे उनके ऊपर मिट्टी पड़ती जाएगी, उनके ऊपर प्रेशर लगता जाएगा, और जैसे जैसे मिट्टी पड़ती जाएगी वो मज़ीद नीचे जाते जाएंगे, धंसते जाएंगे। तो वहाँ पे ज़मीन के नीचे टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब देखिए, दरख्त के ऊपर मिट्टी भी पड़ रही है, दरख्त के ऊपर प्रेशर भी लग रहा है, और ज़मीन के नीचे का टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो नीचे टेम्परेचर भी क्या होना शुरू हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो हज़ारों साल पहले दरख्त गिरे, उनके ऊपर मिट्टी पड़ी, उनके ऊपर प्रेशर लगता गया, उनको ज़्यादा टेम्परेचर मिलता गया, और वहाँ पे उनके ऊपर बैक्टीरिया भी एक्ट होता गया। जब उनके ऊपर ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो गई, कौन सी कंडीशन? हाई प्रेशर अप्लाई हुआ, हाई टेम्परेचर अप्लाई हुआ, और बैक्टीरिया ने एक्ट किया। तो उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने लकड़ी को किस में चेंज कर दिया? प्लांट्स को या फिर वुड को किस में चेंज कर दिया? कोल में चेंज कर दिया। उसको वो किस में चेंज कर देते होते हैं? कोल में। ठीक होगी बात। कंडीशन क्या होती है? इट इज़ अ स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस। अब देखें ना, हज़ारों साल पहले जो पौधे गिरे, उनके ऊपर मिट्टी पड़ी, उनके ऊपर प्रेशर लगा, हाई टेम्परेचर मिला, फिर बायोकेमिकल प्रोसेस शुरू हुआ। बायोकेमिकल प्रोसेस किसको कहते हैं? बैक्टीरिया ने वहाँ पे रिएक्शन करना शुरू किया। बैक्टीरिया का रिएक्शन क्या होता है? स्लो डाउन रिएक्शन होता है। आराम से बैक्टीरिया क्या करता है? एक्ट करता है।
तो ये हज़ारों साल पहले जो दरख्त गिरते हैं उनके ऊपर प्रेशर लगता है। देखिएगा, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ज़मीन के नीचे कोई हवा मौजूद नहीं है। अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, अभी मैंने कहा कि ज़मीन के नीचे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, उनके ऊपर मिट्टी पड़ती जाएगी तो प्रेशर ज़्यादा लगता जाएगा। और ज़मीन के नीचे टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा, और वहाँ पे क्या चीज़ एक्ट करेगी, बायोकेमिकल प्रोसेस होगा। बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब है वहाँ पे बैक्टीरिया उनके ऊपर क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो वो जो आपके पास वुड होगी ना, वो जो आपके पास लकड़ी होगी, प्लांट्स होंगे, वो किस में चेंज हो जाएंगे, वो आपके पास चेंज हो जाएंगे, कोल में चेंज हो जाएंगे। ठीक होगी बात। ले जी, अब लकड़ी का कन्वर्जन बदलना, कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, लकड़ी का कोयले में चेंज होना क्या कहलाता होता है, कार्बनाइजेशन कहलाता होता है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते होते हैं, कार्बनाइजेशन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बोर्ड में इसका शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, व्हाट इज़ कार्बनाइजेशन। ये आपने यहाँ से नोट करना है कि कार्बनाइजेशन किसको कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ वुड, लकड़ी का किस में चेंज होना, कोयले में चेंज होना, इसको हम कहते होते हैं जी कार्बनाइजेशन। क्लियर होगी बात। यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, लकड़ी गिरती है, दफन होती है, हाई प्रेशर लगता है, हाई टेम्परेचर लगता है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, और वो किस में चेंज हो जाती है, कोल में चेंज हो जाती है लकड़ी। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देते होते हैं, कार्बनाइजेशन। ठीक हो गया। आगे आपके पास आ जाते हैं जी नोट, कार्बनाइजेशन का ही नोट है। क्या नोट है कि आपके पास जो वुड होती है ना, जो लकड़ी होती है, उसके भी में कितने परसेंट कार्बन होता है, 40% कार्बन होता है। वुड कंटेन्स 40% कार्बन। आपके पास कोयले की कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कोल। तो अगर आपको बोर्ड में आ जाए कि व्हाट इज़ कार्बनाइजेशन, तो आप कार्बनाइजेशन की डेफिनेशन लिखे, आगे ये नोट लिख दें, उसके आगे से टाइप्स लिख दें, आपके 2 नंबर पूरे हो जाएंगे। आपके पास आगे आ जाते हैं जी टाइप्स ऑफ कोल। कोयले के मज़ीद टाइप्स हैं, वो हमने टाइप्स किस बिना पे बनाई हुई है ज़रा देखेगा, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ कार्बनाइजेशन। वो कहते हैं जी अगर आपने कार्बनाइजेशन का प्रोसेस बढ़ा दिया है तो वहाँ पे हम कोल की क्या बना देते होते हैं, टाइप्स बना देते होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लकड़ी गिरी है, आपने उसके ऊपर प्रेशर भी लगा दिया है, हाई टेम्परेचर भी लगा दिया है, बैक्टीरिया का एक्ट भी करवा दिया, तो आपने उस लकड़ी को 2 साल बाद बाहर निकाल लिया। तो 2 साल, और एक तरफ आपने एक और लकड़ी ज़मीन के नीचे दफन की, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, प्रेशर डाल दिया, हाई टेम्परेचर कर दिया, बायोकेमिकल प्रोसेस शुरू हो गया, लेकिन उस लकड़ी को आपने 4 साल बाद निकालना है। एक लकड़ी को आपने 2 साल बाद बाहर निकालना है, और एक लकड़ी को आपने 4 साल बाद बाहर निकालना है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, 4 साल के प्रोसेस के अंदर आपने ज़्यादा बैक्टीरिया को चांसेस दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी को किस में चेंज करे, कोयले में चेंज करे। लेकिन जो 2 साल बाद आपने लकड़ी बाहर निकाल ली थी, जो कोयला बाहर निकालना है 2 साल बाद, उसके भी में क्या हुआ होगा, बैक्टीरिया को आपने चांस कम दिया है एज़ कम्पेयर टू 4 ईयर्स। आपने उनको चांसेस कम दिए है कि वो लकड़ी को किस में चेंज करे, कोयले में चेंज करे। तो अंडरस्टूड बात है, आप बैक्टीरिया को जितना ज़्यादा मौका देंगे, चांसेस देंगे कि वो वुड को डीकम्पोज करे, उतना ज़्यादा आपके पास क्या बनेगा, कोयला बनेगा। उतनी ज़्यादा लकड़ी, वुड किस में चेंज होगी, कोयले में। तो इसका मतलब है उतनी ही ज़्यादा कोयले में क्या चीज़ हो जाएगी, परसेंटेज ऑफ कार्बन हो जाएगी। वैसे लकड़ी में कितने परसेंट कार्बन होता है, 40% कार्बन होता है। परसेंटेज की बिना पे हमने क्या चीज़ बनाई हुई है, टाइप्स ऑफ कोल। कार्बनाइजेशन का प्रोसेस जितना ज़्यादा होगा, यानी कि टाइम ड्यूरेशन जितना ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा आपके कोयले में क्या होगी, परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी कि उतने ज़्यादा आप बैक्टीरिया को चांस देंगे कि वो लकड़ी को किस में चेंज करे, कोयले में चेंज करे। आपके पास परसेंटेज की बिना पे, एक्सटेंट ऑफ कार्बनाइजेशन की बिना पे आपके पास टाइप्स ऑफ कोल है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल। सबसे पहले पीट, पीट है कोयले की एक टाइप। उसके बी में कितने परसेंट कार्बन है, 60% कार्बन है। यानी कि पीट के बी में आपने क्या किया था, लकड़ी को दफन किया था, लेकिन आपने बैक्टीरिया को ज़्यादा चांसेस नहीं दिए कि वो वुड को किस में चेंज करे, कोयले में चेंज करे। आपने 1 या 2 साल बाद उसी लकड़ी को कोयले में, उसी लकड़ी को बाहर निकाल लिया था जो किस में चेंज हो गया हुआ था, कोल में चेंज हो गई हुई थी लकड़ी। तो उस लकड़ी, उस कोयले के बी में कितने परसेंट कार्बन होगा, 60% कार्बन होगा। बहुत कम परसेंटेज है। क्यों? क्योंकि आपने फ़ौरन तो उसे बाहर निकाल लिया था। 1 साल या 2 साल बाद, फ़र्ज़ करें ना 1 साल बाद या 2 साल बाद आपने उसको बाहर निकाल लिया, तो आपने बैक्टीरिया को कम चांसेस दिए हैं
कि वो क्या करे, वुड को कोल में चेंज करे। तो जब कम से कम वुड कोल में चेंज होगा उतने कम परसेंटेज कोयले में कार्बन की पाई जाएगी। दूसरी आपके पास है लिग्नाइट, जिसके भी में कितने परसेंट कार्बन है, 70% कार्बन है। यानी कि जहाँ पे आपने क्या किया है, कार्बनाइजेशन का प्रोसेस टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया, आपने बैक्टीरिया को ज़्यादा चांस दिया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी को किस में चेंज करे, कोयले में चेंज करे, लिग्नाइट। फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जी बिटुमिनस, जिसके भी 80% कार्बन होता है। और फिर आपके पास आती है एंथ्रासाइड, जिसके भी में 90% कार्बन होता है। यानी कि आपने जहाँ पे कार्बनाइजेशन का टाइम ड्यूरेशन और ज़्यादा कर दिया, यानी कि बैक्टीरिया को और ज़्यादा चांसेस दे दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी को किस में चेंज करे, कोयले में। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब लकड़ी कोयले में चेंज होगी तो कोयले में परसेंटेज ऑफ कार्बन भी सबसे ज़्यादा होगी। और सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो आपके पास ये होता है एंथ्रासाइड, इसके भी में परसेंटेज ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा है। इसका जो जलने का प्रोसेस है, बर्निंग प्रोसेस है, वो इन तीनों की निस्बत सबसे ज़्यादा होगा। और इसके भी में स्मोक भी क्या होगी, कम होगी। ठीक होगी बात। ले जी, आगे आपने क्या करना है, आगे आपने डीकम्पोजिशन ऑफ कोल करनी है। आपने कोल की डीकम्पोजिशन करनी है। पहले आपने वुड की डीकम्पोजिशन की थी, प्लांट्स की डीकम्पोजिशन की थी। आपको पता है ना, प्लांट्स और वुड जो है वो ऑर्गेनिज्म है। तभी हम कोयले को क्या कहते होते हैं, कोल को कहते होते हैं फॉसिल फ्यूल है। क्योंकि आप वुड की या फिर प्लांट की डीकम्पोजिशन करते हैं, आप तो नहीं करते, कुदरती तौर पे होती है। कुदरती तौर पे प्लांट्स जो दरख्त वगैरह है वो नीचे गिरते हैं, दफन होते हैं, उनके ऊपर हाई प्रेशर लगता है, हाई टेम्परेचर लगता है, बैक्टीरिया एक्ट करता है। तो वो जो वुड होती है वो किस में चेंज हो जाती है, वो कोल में चेंज हो जाती है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये नेचुरल प्रोसेस है। ये डीकम्पोजिशन हो रही होती है सारी की सारी, और नेचुरली तौर पर हो रही होती है, कुदरती तौर पर हो रही होती है। तो वो जो वुड होती है वो किस में चेंज हो जाती है, कोल में। अब आगे देखिए, आगे आपने कोल की, पहले वुड की डीकम्पोजिशन हुई थी तो कोल में बदला था, जिसका नाम हमने दिया था कार्बनाइजेशन। जब आपको कोल मिल जाएगा, कोयला मिल जाएगा, तो आपने कोल की क्या करनी है, डीकम्पोजिशन करनी है। अब आपने कोल की डीकम्पोजिशन करनी है, देखिएगा, द डीकम्पोजिशन ऑफ कोल इज़ डन बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अच्छा, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और एक होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब हम पहले हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को देख लेते हैं, बाद में जब हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर हम जो है ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में देख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन देख लेते हैं कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन का तो वैसे मतलब होता है सेपरेट करना। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसको कहते हैं, ज़रा देखिएगा। आपने क्या करना है, आपने कोल की डीकम्पोजिशन करनी है विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन का मतलब होता है सेपरेट करना, और किस तरह सेपरेट करते हैं ज़रा देखिएगा। आपने क्या करना है, द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल। आपने कोल को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग हीट करना है। कोयले को लेना है और उसको ना बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करना है। कितने टेम्परेचर पे, 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस पे आपने कोयले को क्या करना है, हीट करना है। The strong heating of coal in the absence of air is called destructive distillation। आप जब कोयले को 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे ना, तो लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रा नोट करें, उसने कहा हुआ है द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जहाँ पे उसने कहा हुआ है कि वहाँ पे हवा का वजूद ना हो, वहाँ पे हवा वजूद ना हो। लेट से अगर मैं कहूँ कि आप ऐसा करो, कोल की हीटिंग करो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करो, और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर करो, प्रेजेंस ऑफ एयर, तो अंडरस्टूड बात है। अगर आपने कोयले को 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया और इन द एब्सेंस ऑफ एयर नहीं, प्रेजेंस ऑफ एयर किया, यानी कि वहाँ पे अगर हवा मौजूद हुई तो वहाँ पे कौन सा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वहाँ पे कंबस्चन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। अगर तो यहाँ पे आपने प्रेजेंस का वर्ड लगा दिया ना, तो यहाँ पे द स्ट्रॉन्ग हीटिंग वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ड आ जाएगा द स्ट्रॉन्ग बर्निंग ऑफ कोल। क्योंकि आपको पता है ना, जब प्रेजेंस ऑफ एयर हो तो एयर के भी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है, और ऑक्सीजन जब मिल जाए तो कौन सा प्रोसेस शुरू हो जाता है, कंबस्चन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है। तो अगर आपने इन दी प्रेजेंस लिख दिया ना, प्रेजेंस ऑफ एयर, तो फिर आप जहाँ से ये जो हीटिंग का वर्ड है ना, इसको भी काट देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, द स्ट्रॉन्ग बर्निंग ऑफ कोल।
फिर बर्निंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब प्रेजेंस ऑफ एयर हो तो फिर चीज़ बर्न नहीं होती है इतने टेम्परेचर पे, फिर वो हीट नहीं होती। इसको समझाने के लिए मैं एक बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ। तो मिसाल है कि माइक्रोवेव ओवन है। माइक्रोवेव ओवन में आप अपना जो भी सालन वगैरह फूड वगैरह रखते हैं उसको हाई टेम्परेचर दे देते हैं, तो वो जो आपका जो भी फूड है वो हीट हो जाता है, हीट अप हो जाता है, लेकिन वो बर्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप माइक्रोवेव ओवन को टोटली बंद कर देते हैं। अगर आप उसका वो जो है कवर वो खोल के उसको ऑन करें तो एयर की सप्लाई भी होगी। जब एयर की सप्लाई होगी तो जो आपका फूड है ना वो फिर हीट अप नहीं होगा, वो बर्न भी हो जाएगा, जल भी जाएगा। तो अगर आपने अपने कोयले को सिर्फ हीट करना है तो फिर वहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर होना चाहिए। हवा की गैर मौजूदगी में कोई चीज़ जलती नहीं है। अगर हवा की मौजूदगी हुई तो चीज़ आपकी बर्न होना शुरू हो जाएगी, जलना शुरू हो जाएगी। तो जब आप कोयले को इन दी एब्सेंस ऑफ एयर में इतना टेम्परेचर देंगे तो वो जो कोयला है वो सिर्फ हीट अप होगा, बर्न नहीं करेगा, चूँकि एब्सेंस ऑफ एयर है। तो जब वो हीट अप होगा ना तो उसके बीच में से मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे क्या चीज़ बनाना शुरू कर देंगे, वेपर्स बनाना शुरू कर देंगे। तो हम उनके वेपर्स को क्या कर लेते होते हैं, कंडेंस कर लेते होते हैं। तो हमें मज़ीद कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलता है कोल गैस, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलता है कोल तार, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलता है अमोनिकल लिक्विड, और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलता है कोक। बात क्लियर हो गई? जिस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे पहले वेपर्स बनाएगा, वो सबसे पहले कंडेंस हो जाएगा। जिस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो ज़रा लेट वेपर्स बनाएगा, तो उसको हम बाद में कंडेंस करेंगे। और ये डीकम्पोजिशन ऑफ कोल क्या है? इट इज़ अ आर्टिफिशियल प्रोसेस। हम लोग इसको लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो वुड की डीकम्पोजिशन थी वो नेचुरल प्रोसेस था। क्यों? क्योंकि ये कुदरती तौर पे हो रही थी वुड की डीकम्पोजिशन। ठीक होगी जी बात? ले जी, आगे आपके पास है जी नेचुरल गैस। पहले हमने कोल के ऊपर सारा डिस्कस कर लिया, अब हम नेचुरल गैस के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। जी जो नेचुरल गैस है जी आपने एज अ MCQs इसको याद करना है। और जो कोल के भी में मैंने आपको कार्बनाइजेशन के बारे में बताया है वो आपने याद करना है। वैसे तो आपने सारा नोट करेंगे। तो देखिए नेचुरल गैस किसको कहते हैं? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो मोलिकुलर मैस हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका मोलिकुलर मैस कम है, यानी कि जिनके बीच में कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स की मिकदार क्या है, कम है। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बने हो उसको हम कहते होते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक हो गया? अदरवाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में कार्बन और हाइड्रोजन तो लाजमी होते हैं, लेकिन समटाइम ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है। फिर हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो तो फिर हम उसको क्या कह देते होते हैं? हाइड्रोकार्बन। आपके पास जो नेचुरल गैस है ना वो मिक्सचर होता है लो मोलिकुलर मैस हाइड्रोकार्बन का, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज कम हो उसको हम कहते हैं लो मोलिकुलर मैस हाइड्रोकार्बन। जैसे कि आपके पास मीथेन हो गया, ये आपके पास जैसे CH4 हो गया, मीथेन हो गया, फिर आपके पास C2H6 हो गया, इथेन हो गया। ठीक हो गया? जैसे इनके मोलिकुलर मैस क्या है, कम है, ये लोअर हाइड्रोकार्बन है। जैसे कि आपके पास कौन हो गया? प्रोपेन हो गया, C3H8 प्रोपेन हो गया। ठीक हो गया? जो आपके पास लो मोलिकुलर मैस हाइड्रोकार्बन है। तो अब देखें ना, अभी कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स कम है, तो हमने ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस में पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे कार्बन के चेन बढ़ी होती है, कार्बन एटम्स की मिकदार बढ़ती है या हाइड्रोजन एटम्स की मिकदार बढ़ती है, जैसे जैसे चेन लेंथ बढ़ती है तो मोलिकुलर मैस क्या बढ़ना शुरू हो जाता है। मोलिकुलर मैस बढ़ेगा तो उनके दरमियान इंटर मोलिकुलर फोर्सेस बढ़ेगी, इंटर मोलिकुलर फोर्सेस बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो ये तो आपके पास लो मोलिकुलर मैस है, यानी कि इसके बीच में कार्बन 1 है, इसके बीच में कार्बन 2 है, इसके बीच में कार्बन 3 है, इससे ज़्यादा नहीं होता। या फिर जहाँ पे आप एक और लगा दें C4H10 ब्यूटेन जिसको कहते हैं।
ठीक हो गया। ये सिर्फ 4 कार्बन तक भी होते हैं नेचुरल गैस में। मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है। ठीक हो गया। तो सिर्फ 4 कार्बन तक होते हैं, इससे ज़्यादा कार्बन नहीं होते। इससे ज़्यादा कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन यहाँ पे मौजूद नहीं होता। तो टोटल 4 कार्बन है, यानी कि चेन ज़्यादा लेंथी नहीं है। अगर चेन ज़्यादा बड़ी नहीं है तो इसका मतलब है ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होगी। इसका मतलब अगर ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इनका कम होगा एज़ कम्पेयर टू पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन वगैरह की निस्बत बात हो रही है यहाँ पे। ठीक होगी जी बात। तो तभी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है लो बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट जो बाकी हाइड्रोकार्बन है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन वगैरह की निस्बत, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन की जो लेंथ है, चेन लेंथ है, वो कम है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। कम होगा अकॉर्डिंग टू लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, अकॉर्डिंग टू लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो फॉर्मेशन देख लेते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, नेचुरल गैस कैसे बनती है। इट इज़ आल्सो फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो वो कहते हैं जी जो आपके पास नेचुरल गैस है वो कैसे बनती है, वो भी ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से बनती है, जिस तरह आपने कोल के बारे में पढ़ा है। नोट द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज 85% मीथेन। वो कहते हैं जी जो आपके नेचुरल गैस होती है, कुदरती गैस होती है, उसके भी में 85% क्या चीज़ होती है, मीथेन होती है। क्लियर होगी भाई बात। इसका मतलब है जो आपके पास 25% है वो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होगा। 85% उसमें क्या चीज़ होती है, कौन सी गैस होता है, कौन सी हाइड्रोकार्बन होती है, CH4 मीथेन होती है। ये जो आपके घरों में आती है। उसके बाद यूजेस, इट इज़ यूज एज फ्यूल इन होम्स एज वेल एज इन इंडस्ट्रीज़। इसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है घरों में भी और इंडस्ट्रीज़ में भी। इट इज़ यूज एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ियों वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि आपने सुना होगा एक वर्ड CNG। सी का मतलब होता है कंप्रेस्ड, एल का मतलब होता है नेचुरल, जी का मतलब होता है गैस। हम नेचुरल गैस को कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस करने का क्या मकसद होगा, गैस को हम किस में चेंज कर देते हैं, लिक्विड में, फिर उसको हम एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं। क्लियर होगी जी ये बात। ये आपके पास पूरा नेचुरल गैस का और कोल का मैंने पूरा टॉपिक डिस्कस कर दिया। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।